नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्काई एजुकेयर पर। और मैं हूं आपके साथ एस के कटारिया। तो हम पहुंच गए हैं टेस्ट नंबर 13 में। अगर इससे पहले वाले 12 टेस्ट आपने नहीं दिए तो ज़रूर दीजिएगा। ये 3000 प्रश्नों पर चल रही वीडियो सीरीज़ का एक हिस्सा है जिसमें हम 3000 प्रश्नों को पूरा करेंगे। और अभी आपको क्या मिलेगा, आने वाले 7-8-10 दिन तक आपको बहुत सारे टेस्ट हर दिन मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन है जो अगली स्लाइड में मैं आपको दूंगा। तो ये जो टेस्ट है ये आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बहुत ही लेवल के क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको ये जो रीट 2022 का एग्ज़ाम होगा इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और उस समय आप एग्ज़ाम हॉल में मुझे याद करोगे कि सर वाकई में आपने जो टेस्ट सीरीज़ हमें दी थी वो कमाल की थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ये है अपनी स्काई एजुकेयर की मोबाइल ऐप। यहाँ पर आपको जितने भी टेस्ट मैंने 13-14 जितने पार्ट हो चुके हैं ये सारे के सारे मोबाइल ऐप में इनकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी आज से ही। तो डाउनलोड कर लीजिएगा स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप और उसमें एक बटन है फ्री स्टडी मटेरियल। वहाँ पर बहुत सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है जिसमें थ्योरेटिकल PDF की पूरी एक PDF है जिसमें आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो संस्कृत टीचिंग मेथड्स की। इसके अलावा ये जो टेस्ट जितने भी हुए हैं वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज भी हैं। ये जितने भी नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये सारे के सारे पेड कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल हैं जो न्यू सिलेबस 2022 का है इसके अकॉर्डिंग। इसमें आप रीट, RPSC और TGT PGT के सारे कोर्सेज के नाम जो देख पा रहे हैं ये सभी अवेलेबल हैं नाम मात्र की शुल्क में, जिसमें आप टेस्ट दे सकते हो, प्रत्येक टॉपिक के वीडियो देख सकते हो, PDF निकाल सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस विधि में बालक को प्लास्टिक के गत्ते से बने हुए अक्षरों पर बच्चों को उंगली फिराकर अभ्यास कराया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति या फिर खेल पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप फटाफट कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेसरी पद्धति। ठीक है ना, क्या होगा? मॉन्टेसरी पद्धति। हम फटाफट चलेंगे क्योंकि अब समय कम है आपके लिए, तो मैं आंसर के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करना मेरे आंसर बताने से पहले। और लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। सेकंड प्रश्न, अब मैं इसका आंसर बताऊं उससे पहले आपको आंसर कमेंट करके बता देना है। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ आपको बताना है। शिक्षार्थी निष्क्रिय ग्रहणकर्ता माने जाते हैं और शिक्षक के पास उचित ज्ञान होता है। शिक्षार्थी सीखने में मंद होते हैं और शिक्षक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर दबाव देते हैं। यहाँ तक तो दोनों ही चीज़ें बच्चे पर केंद्रित नहीं है, शिक्षार्थी केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित हो गई। शिक्षार्थियों को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षार्थियों को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं। ये बात सही है। शिक्षार्थी बहुत कम जानते हैं और शिक्षण का अर्थ तथ्यों को उनके पास तक पहुंचाना। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की बात की जाए तो ऑप्शन 3 इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए, शिक्षार्थियों को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है, तो जहां पर शिक्षार्थियों को महत्व दिया जाता है वहां शिक्षार्थी केंद्रित होती है। जहां पर शिक्षक को महत्व दिया जाता है वहां पर शिक्षक केंद्रित विधि हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित कौन सी बात है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के अनुसार कौशलों का सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये क्रम बिल्कुल सही है लेकिन इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर ये नहीं है क्योंकि मारिया मोंटेसरी ने इसका अलग आंसर दिया है।
दूसरा ऑप्शन है बोलना सुनना पढ़ना और लिखना, ये तो कोई क्रम ही नहीं बनता, ये भी गलत है। तीसरा है सुनना बोलना लिखना पढ़ना, ये मारिया मोंटेसरी के अनुसार सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, और बोलना सुनना ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मारिया मोंटेसरी ने पहला कौशल बताया सुनना, दूसरा बताया बोलना, तीसरा बताया लिखना, जबकि हम जनरली क्या पढ़ते हैं, लिखने को चौथे के रूप में पढ़ते हैं, और चौथा इन्होंने पढ़ना बताया है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम में, ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, आप कमेंट करते रहो फटाफट। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में अवरोधक नहीं है? यानी यहां पर 4 ऑप्शन हैं और एक चीज ऐसी है जो अवरोधक नहीं है, बाकी अवरोधक हैं। किसमें? समस्या का समाधान करने में। देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। पहला ऑप्शन है चिंता, दूसरा है नकारात्मक मानसिक वृत्ति, तीसरी है अंतर्दृष्टि और चौथी है निराशा। अब देखो, चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता है, मतलब अवरोधक है। नकारात्मक मानसिक वृत्ति से भी समस्या का समाधान नहीं होता है, मतलब ये भी अवरोधक है। अंतर्दृष्टि, इस पर बाद में बात करते हैं। निराशा से भी समाधान नहीं होता है, ये भी अवरोधक है। बचा कौन सा? बचा जो है वो समाधान में अवरोधक नहीं है, अंतर्दृष्टि, ये समस्या के समाधान में अवरोधक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो समस्या का समाधान अचानक उसके दिमाग में आता है, क्योंकि बार बार संघर्ष करने से समस्या का समाधान उसके द्वारा किए गए अनुभव के आधार पर अंतर्दृष्टि से अकस्मात प्रकट होता है। तो अकस्मात प्रकट होने को अंतर्दृष्टि कहते हैं। तो अंतर्दृष्टि कभी भी समस्या का समाधान में अवरोधक नहीं है, बाधक नहीं है। क्या है? साधक है। साधक है मतलब अवरोध नहीं करती है, बल्कि हासिल करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन, इंटरनेट, फेसबुक या ब्लैक बोर्ड? नवाचारी इनोवेटिव, जो नया है वो बताना है आपको। तो नया कौन सा इसमें? इंटरनेट है। ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है ना, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, इंटरनेट। ठीक है ना, ऑप्शन में बोल सही रहा हूं, लेकिन नंबर जो है वो एक बार 4 निकल गया मुंह से, तो वो आप इग्नोर करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, इंटरनेट। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्राथमिक कक्षा का बालक है, उसके आधार पर आपको सोचना है। बहुत इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन आएंगे लगातार, यहां से 3 प्रश्न, 9, 10, 11, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहां से निश्चित रूप से आपको एक आध प्रश्न देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात भी है जो मैं आपको तीसरे प्रश्न के एंड में बताऊंगा। ठीक है, चलो पहला प्रश्न, इस क्रम में पहला प्रश्न, प्राथमिक कक्षा के बालक के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि और खेल विधि। देखो, सबसे उपयुक्त जो है यहां पर वो खेल विधि है, क्योंकि बच्चे खेल में बहुत रुचि लेते हैं और रुचिपूर्ण विधि है खेल खेल में सीखना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो अगला प्रश्न देखना, खेल विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? प्रतिपादक बताओ। खेल विधि का प्रतिपादक फ्रोबेल हैं, मोंटेसरी हैं, जॉन डीवी हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रोबेल। अब आप कहोगे सर ये तो साधारण बात है, इसमें विशेष बात क्या है? तो विशेष बात क्या है अब बताऊंगा। देखो, खेल विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? फ्रोबेल को माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखो, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फ्रोबेल। अब देखो, खेल विधि के जनक किसे माना गया है, या खेल विधि का जनक किसे माना जाता है? अब बताओ, फ्रोबेल, मोंटेसरी, जॉन डीवी या कोल्डवेल कुक? फटाफट कमेंट करो। देखो, खेल विधि का जनक फ्रोबेल को नहीं माना जाएगा, प्रतिपादक हैं। फ्रोबेल कौन है? प्रतिपादक हैं। अब आप कहोगे सर जनक और प्रतिपादक में क्या अंतर है? इसी प्रकार के क्वेश्चन हम गलत कर बैठते हैं परीक्षा में। इसका राइट आंसर होगा कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक खेल विधि के
जनक हैं। जनक वो हैं जिन्होंने इस विधि को जन्म दिया, और प्रतिपादक वो हैं जिन्होंने उस विधि का पालन पोषण किया, यानी उसको नाम दिया, उसको परिचय दिया, उसकी व्याख्या की और उसको स्थापित किया। यानी जन्म दे देने से कुछ नहीं होता, जन्म दे करके छोड़ दिया। कहने का मतलब यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि जन्म दे के छोड़ देना, यहाँ पर यह है कि जन्म देने वाला तो जनक कहलाएगा, पिता कौन कहलाएगा, माता कौन कहलाएगी, जिन्होंने जन्म दिया है। लेकिन प्रतिपादक कौन है, फ्रोबेल हैं। जनक कौन है, कॉल्डवेल कुक हैं। देखिए इसकी डिटेल को देखते हैं, फिर समझ में आएगा। देखना, खेल विधि को पहले एच यानी कि हेनरी कॉल्डवेल कुक ने प्रस्तुत किया। सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किया, किसने, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। तो जनक कौन हो गए, जो सबसे पहले जो लाएगा वही जनक होगा। तो हेनरी कॉल्डवेल कुक संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन किया, और बाद में इसे फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। यानी उन्होंने इसमें सुधार किया, इसमें जो भी चीज़ें थी वो उसकी व्याख्या की, लोगों को बताया, इसका एक नाम दिलाया इसे प्रॉपर, तो वो कहलाए इसके प्रतिपादक। तो ये आप इस प्रकार से यहाँ से समझना। अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि फ्रोबेल ने किंडरगार्टन की नींव का नेतृत्व किया, जिसका अर्थ है बच्चों का एक बगीचा, बच्चों का उद्यान या बच्चों का बगीचा। प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है, बच्चों का उद्यान, ये ऑप्शन था उसमें, तो वो ही सही था, बच्चों का उद्यान, ठीक है, या बच्चों का एक बगीचा जहां वे खेलते समय सीखते हैं। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बचपन में रचनात्मक खेल और आत्म गतिविधियों को महत्व दिया। कौन, फ्रोबेल। अब देखो अगली बात, कॉल्डवेल कुक ने क्या कहा, यह भी कई बार पूछा जाता है। कॉल्डवेल कुक ने कहा, हेनरी कॉल्डवेल कुक ये कहते हैं कि मेरा यानी कि उनका, हेनरी कॉल्डवेल कुक का दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है। कौन सा कार्य करने के योग्य है, वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय के साथ करने से है। पूर्ण हृदय के साथ हम किस काम को करते हैं, खेल को ही करते हैं ना। जब आप खेल खेल रहे होते हैं उस समय आप मोबाइल चलाना, मैसेज पढ़ना, इन चीज़ों को छोड़ करके पूरा मदमस्त होकर के खेल खेलते हैं। और जो काम खेल खेल में हम करते हैं वो जीवन में आनंद भी देता है, करने से थकते भी नहीं हैं और सीखते भी हैं। चलो अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पाठ को 6 भागों में बांटकर एक दिन में पढ़ाई जाने वाली अध्ययन सामग्री को डाल्टन विधि के अनुसार क्या कहते हैं। इकाई पाठ या दैनिक पाठ, वार्षिक पाठ, अर्धवार्षिक पाठ या मासिक पाठ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। इकाई पाठ कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इकाई पाठ। इकाई पाठ में कम से कम 1 दिन की पाठ योजना हो सकती है और अधिक से अधिक 6 दिन की, यानी कि पूरे सप्ताह की पाठ योजना इकाई पाठ में होती है। और दैनिक पाठ जो है वो उप इकाई कहलाता है। दैनिक पाठ में हम 1 दिन की पाठ योजना बनाते हैं, ठीक है, और इकाई पाठ में हम 1 से 6 दिन के बीच की सारी पाठ योजना बनाते हैं। तो इकाई पाठ का ही हिस्सा है दैनिक पाठ, ठीक है ना, इकाई पाठ का ही हिस्सा है दैनिक पाठ। तो इकाई पाठ होगा इसका आंसर, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। वार्षिक पाठ, अर्धवार्षिक पाठ और मासिक पाठ, ये जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है इनके अर्थ, तो ज़्यादा कोई आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इकाई पाठ में आपको ये ध्यान रखना है कि 6 दिन की पाठ योजना अधिक से अधिक बनाई जाती है, और दैनिक पाठ योजना को उप इकाई भी बोलते हैं, इसमें 1 दिन की पाठ योजना होती है। चलो अगला प्रश्न, क्रिया द्वारा सीखना योजना विधि के किस सोपान में आता है। क्रिया के द्वारा सीखना ये योजना विधि के किस सोपान में आता है। योजना का चयन में आता है, या योजना के निर्माण में आता है, या योजना के क्रियान्वयन में आता है, या मूल्यांकन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, योजना के द्वारा सीखेंगे कब, जब क्रियान्वयन होगा। निर्माण करने से या चयन करने से सीखना थोड़ी हो जाएगा। किसी चीज का चुनाव किया या किसी चीज का चयन कर लिया तो चयन करते ही नहीं सीखेंगे। जब आपने उस कार्य को अंजाम दिया, यानी जब आप उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं तब सीखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और मूल्यांकन में क्या होता है, हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, कितना सीखा, उसका मूल्य का अंकन होता है मूल्यांकन में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण बताओ।
समस्या समाधान का प्रथम चरण, परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, आंकड़ों का संग्रहण या परिकल्पना का परीक्षण। तो प्रथम चरण होगा सबसे पहले समस्या की पहचान करना। जब आप समस्या की पहचान करोगे तब परिकल्पना का निर्माण करोगे, तब आंकड़ों का संग्रहण करोगे, ठीक है ना, तब जाकर के आप परिकल्पना का परीक्षण करोगे। इसके चरण कौन कौन से हैं वो चरण भी मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए चरणों की बात करते हैं। इस विधि में जो चरण शामिल है वो ही ये। पहला चरण है समस्या की पहचान करना, फिर उसके बारे में आंकड़ों को एकत्रित करना कि समस्या को समाधान करने के लिए कौन कौन से आंकड़े की जरूरत पड़ेगी, फिर एक कल्पना तैयार करते हैं। समस्या का समाधान करने से पहले ही उसकी कल्पना करते हैं, एक परिकल्पना तैयार करते हैं कि कैसे कैसे हमें इसे अंजाम देना है, फिर परिकल्पना का परीक्षण करते हैं और फिर हम उसका सामान्यीकरण करते हैं, उसको संक्षेप में निपटा देते हैं या संक्षेप में पूरा उसको ग्रहण कर लेते हैं, समस्या को सुलझा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि समस्या को सुलझा देते हैं। तो समस्या सुलझाने के जो चरण हैं वो आपके सामने हैं। अब चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण समस्या समाधान में सम्मिलित नहीं है? आंकड़ों का चयन। अभी मैंने जो आपको 5 चरण बताए उसी से संबंधित यह प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण समस्या समाधान में सम्मिलित नहीं है? कमेंट करो फटाफट जब तक मैं इसके ऑप्शन बोलूं। आंकड़ों का चयन, परिकल्पना का निर्माण, सत्यापन और सामान्यीकरण करना और उद्दीपन प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये 3 तो हैं, आंकड़ों का चयन, परिकल्पना का निरूपण या निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, उद्दीपन प्रतिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उद्दीपन आप सभी जानते हैं ना, क्या होता है उद्दीपन? उद्दीपन परिवर्तन, यानी कि बच्चों को उत्साहित करने के लिए, उनमें संवेगों को भरने के लिए या उनको मतलब मोटिवेट करने के लिए या पाठ में उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं ताकि बच्चे एक्टिव होकर के उस पाठ को ध्यानपूर्वक सुने। वो होता है उद्दीपन परिवर्तन। चलो वाइगोत्स्की के विचारों पर अगला प्रश्न देखिए। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने पर, कविता सुनने पर, कार्य पत्रकों पर या परस्पर अंतःक्रिया पर? तो वाइगोत्स्की के विचारों पर बताना है आपको, आपके खुद के विचारों के आधार पर नहीं बताना, वाइगोत्स्की के विचारों के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पढ़ना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। क्या होगा राइट आंसर? बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है आपको, तो कैसे करोगे? शब्द पढ़वा के, प्रश्नों के उत्तर पूछ के, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करके या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो भी संदर्भ आए उस पर बातचीत करो। तो मौखिक भाषा का सतत यानी कि लगातार आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका यही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को किसी भी प्रश्न पर शंका लगे या डाउट हो आपको किसी प्रश्न पर, तो कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, मैं आपको वो जो डाउट वाला प्रश्न होगा आपका, उसका अगले सेशन में सबसे पहले समाधान कर दूंगा। शिक्षण की किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में जाना जाता है? खोज विधि को, व्याख्यान विधि को, प्लेवे विधि को या परियोजना विधि को? तो ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो है आपकी खोज विधि। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अच्छा, प्रश्न से पहले ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में लिखा गया है। ह्यूरिस्टिक विधि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा खोजी गई। किसके द्वारा? आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। अच्छा, उद्देश्य क्या होता है इसका? इसका उद्देश्य होता है छात्रों को स्वयं तथ्यों की खोज करके ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। छात्रों को स्वयं तथ्यों की खोज करके ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 तथ्य दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको प्रश्न का आंसर देना है।
प्रश्न सुनिए, एक शिक्षक को अपने छात्रों में अन्वेषण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? अब आप तथ्य सुनिए। पहला तथ्य है, पाठ योजना की सामग्री छात्रों की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पाठ योजना की जो सामग्री है वो छात्रों की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, पाठ योजना को पहले से निर्धारित तार्किक संरचना से विकसित किया जाना चाहिए। ये दो तथ्य हैं। अब ऑप्शन देखिए, केवल सेकंड, यानी कि पाठ योजना को पहले से निर्धारित तार्किक संरचना से विकसित किया जाना चाहिए। क्या यह ध्यान में रखना चाहिए पाठ योजना बनाते समय? या न तो फर्स्ट और न ही सेकंड दोनों ही नहीं रखनी चाहिए, या फर्स्ट और सेकंड दोनों रख लेना चाहिए, या फिर केवल डी? तो एक बार फिर से लाइन देख लो ताकि आपके क्लियर हो जाए। एक शिक्षक को अपने छात्रों में अन्वेषण अधिगम को प्रोत्साहित करना है और उसके लिए पाठ योजना बना रहे हैं। अन्वेषण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ योजना बना रहे हैं, तो यहां पर अन्वेषण कब होगा? जब छात्रों की प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो छात्रों की प्रतिक्रिया किसमें है? ऑप्शन फर्स्ट में है। यहां पर तो पहले से निर्धारित है, यहां पर पाठ योजना पहले से निर्धारित है, तो यहां पर प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, केवल फर्स्ट। ऑप्शन डी केवल 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्रों में अन्वेषण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को पाठ की सामग्री को छात्रों की प्रतिक्रिया के रूप में बनाना चाहिए। अच्छा, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, माफी चाहूंगा। छात्रों में अन्वेषण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को पाठ की सामग्री को बच्चों की प्रतिक्रियाओं के अनुरूप बनाना चाहिए। यह पहले से निर्धारित तार्किक संरचना पर आधारित नहीं होते, जो मैं आपको बता चुका हूं। पहले से निर्धारित तार्किक संरचना पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि इसमें बच्चों को उनके अनुभव से जोड़कर प्रश्नों को प्रस्तुत करना चाहिए। नई समझ की खोज में निर्णय लेने चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको पता ही है, केवल फर्स्ट। ठीक है ना, इस ऑप्शन की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण अधिक प्रभावी हो जाता है यदि कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियों एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन प्रयोग किए जाएं, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रिया विधियों का उपयोग किया जाए। अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। देखो, शिक्षण अधिक प्रभावी कब होगा? जब छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का हम प्रयोग करेंगे, तभी शिक्षण प्रभावी हो सकता है। ठीक है ना, इन ऑप्शनों में देखें तो सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सामान्य बच्चे के लिए, समस्यात्मक बच्चे के लिए, सामान्य तथा समस्यात्मक दोनों बच्चों के लिए, या प्रतिभाशाली बच्चे के लिए? यहां पर यह वाला ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर क्लियर रूप से ऑप्शन बी होगा। उपचारात्मक शिक्षण समस्यात्मक बच्चे के लिए ही किया जाता है। जो सामान्य है उसको उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? अब ये जो गुण हो वो आप भी अपना लेना, क्योंकि अच्छा अध्यापक बनना है ना आपको। ऑप्शन सुनिए। समय की पाबंदी और गांभीर्य, विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील, विषय में निपुणता और सामाजिकता। क्या लगता है आपको? कमेंट करो फटाफट, फिर आपको आंसर बताऊंगा। चलो कमेंट करने के लिए 15 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी कमेंट करो, फिर देखते हैं आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता। 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी दो। चलिए 5 सेकंड और हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा विषय में निपुणता और सामाजिकता। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। भाई विषय में निपुण तो होना ही चाहिए, लेकिन सामाजिकता भी उसमें होनी चाहिए, ताकि बच्चों के सामाजिक परिवेश को समझ करके वो उनको अच्छे से अधिगम कार्य करवा पाए।
तो अच्छा अध्यापक होने का सबसे बढ़िया गुण क्या है? ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट लेखन, दूसरा ऑप्शन है प्रश्न करना, तीसरा ऑप्शन है समझाना और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इन सभी में। अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किन किन में है? श्यामपट्ट अध्यापक के द्वारा किया जाता है, मतलब अध्यापक का कौशल है, पढ़ाने का कौशल है, अध्यापन का कौशल है। प्रश्न करना भी अध्यापन का एक कौशल है, समझाना भी अध्यापन का कौशल है। तो सारे के सारे ही सही हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं ये आपको बताना है। उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर, उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। चलो फटाफट आंसर बताओ। एक प्रतिभाशाली बालक है, यानी ऑलरेडी बच्चा प्रतिभाशाली है, उसको अच्छा नॉलेज है, काफ़ी अच्छा नॉलेज है, और उसे उसकी आपको मदद करनी है। तो कब करोगे? उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अच्छी पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर, उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, संवर्धित, बढ़ा हुआ। संवर्धित का अर्थ क्या होता है? बढ़ा हुआ। यानी उस बच्चे को क्या चाहिए जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली है, तो उसको आप कुछ एक्स्ट्रा दीजिए, बढ़ा हुआ अधिगम अनुभव देकर के आप इसको उसकी मदद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, केवल आप उसको वही बताएंगे जो उसको पहले से आता है, तो उसकी मदद नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आपको इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को वहां पर रिक्त स्थान की जगह भरना है। तो अब पहले आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा और वो ऑप्शन के बाद में आगे प्रश्न को जोड़ना पड़ेगा, जिस प्रकार से मैं पढ़ने जा रहा हूं अभी सुनिएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, फिर इसके आगे देखो क्या पढ़ोगे। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में एकदम खामोशी को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिगम उपस्थिति को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना किसको जाता है? खामोशी को नहीं माना जाएगा, अधिकतम उपस्थिति से भी कुछ नहीं होगा, उपचारात्मक शिक्षण से भी कुछ नहीं होगा। अभिप्रेरित होगा विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा प्रायः है अपने सहपाठियों से झगड़ता है, लड़ाई करता है, तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे के साथ आप क्या करेंगे? आप उस बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चों को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, आप उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दो कमेंट करके। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों से झगड़ता है, तो आप क्या करेंगे? उसके कारण का पता लगाएंगे कि वो क्यों झगड़ रहा है, उस बच्चे को कुछ चाहिए क्या, उसकी कोई चीज़ या कोई वस्तु किसी दूसरे बच्चे ने ले ली है क्या, क्यों झगड़ता है वो, उसके कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे और उस बच्चे को हम परामर्श देंगे, समझाएंगे कि बेटा आपको इस प्रकार से नहीं झगड़ना चाहिए। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर या उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। वैसे तो आप इन सभी ऑप्शनों के द्वारा ही कक्षा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अचानक से चिल्ला के बोल गए, सारे के सारे देखेंगे, श्यामपट्ट पे कुछ अच्छा सा लिख दिया देखेंगे, चित्र बना दिया देखेंगे, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर तो एक ही होगा। तो सबसे बेस्ट है वो आपको बताना है। आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। उद्दीपन परिवर्तन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप कक्षा का ध्यान एकाग्र चित्तता के साथ बच्चों का आपकी तरफ खींच सकते हैं। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बालक में अंतर्निहित शक्तियों के स्वाभाविक रूप से विकास पर बल देने वाली विधि है। बालक के अंतर्निहित शक्तियों के स्वाभाविक रूप से विकास पर बल देने वाली विधि बताओ। किंडरगार्टन, मोंटेसरी, सहसंबंध या व्याख्यान। अंतर्निहित शक्तियों के स्वाभाविक रूप से विकास पर बल कौन सी विधि देती है, फटाफट बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी विधि जिसको कहते हैं, ठीक है ना। बालक के अंतर्निहित शक्तियों के स्वाभाविक विकास पर बल देने वाली विधि कौन सी है, मॉन्टेसरी विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सी विधि में ज्ञानेंद्रियों, एक सेकेंड, कौन सी विधि में ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। वह को आप क्या पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे, है को काट देना। कौन सी विधि में ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, किंडरगार्टन, सहसंबंध, व्याख्यान या मोंटेसरी। तो इसका आंसर भी क्या होगा, मोंटेसरी विधि। क्या होगा, मोंटेसरी विधि, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी विधि में ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों की, प्रश्न रिपीट हो गया। चलिए सीधे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालकों में सर्वाधिक तर्क व चिंतन विकसित करने वाली विधि बताओ। बालकों में कौन सी विधि सबसे अधिक चिंतन व तर्क विकसित करने वाली विधि है, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, निगमन विधि या फिर भाषण विधि। तो प्यारे साथियों, चिंतन और तर्क को विकसित करने वाली होगी समस्या समाधान। जिस विधि से समस्या का समाधान हो जाए तो आप में तर्क वितर्क करने की शक्ति आ जाएगी कि आपने ऐसे ऐसे कार्य किया और आपने जो कार्य किए उससे समस्या का समाधान हुआ, तो तर्क व चिंतन शक्ति विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ओ माय गॉड, ये भी रिपीट कैसे हो गया। चलिए, तो प्यारे साथियों, अगर आपने स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लेना। 2022 के बेहतरीन कोर्सेज आपको इस मोबाइल ऐप में मिल जाएंगे नाम मात्र के शुल्क में। शुल्क प्रारंभ होता है 99 रुपीज़ से कोर्सों का, ठीक है ना। तो इतने कम कीमत में आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। और हाँ, आपको चाहिए यदि इस वीडियो की PDF, तो आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना स्काई एजुकेयर, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन स्काई एजुकेयर डाउनलोड कर लेना। दोनों में ही आपको इस टेस्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करनी है स्काई एजुकेयर। कई लोग स्काई एजुकेशन ऐप सर्च करते हैं वहाँ पर, तो नहीं मिलेगा। स्काई एजुकेयर सर्च करना। क्या सर्च करना, एजुकेयर, EDUCARE, एजुकेशन नहीं, ठीक है। चलिए, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, इसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, इसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। और इसमें एक मोबाइल नंबर भी आपको मैं अभी शो करूँगा। इस मोबाइल नंबर को आपको नोट कर लेना है। अगर आपको कोई भी समस्या रहे तो आप इस मोबाइल नंबर, ये देखिए, ये मोबाइल नंबर है यहाँ पर, ये वाला मोबाइल नंबर, ये नोट कर लो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहो, तो इस मोबाइल नंबर पे आप कोर्स से संबंधित बातचीत पूछ सकते हो। और आप मोबाइल ऐप में भी एक चैट फीचर आएगा यहाँ पर, वो भी क्लिक करके आप अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करिए स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। और हाँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।